हेलो बच्चों, चलिए आज हम क्लास 10th वालों के जो मैथ का मॉडल पेपर चल रहा था 2023 का 2023 का मॉडल पेपर, उसका मैंने पार्ट फर्स्ट अपलोड कर दिया है। आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिए, क्योंकि उसमें जो है 20 नंबर का जो ऑप्शनल आता है, बहुविकल्पीय आता है, वो करा दे चुके हैं। अब आज जो मैं कराऊंगा वो सब आपके ऐसे सवाल रहेंगे जिनको आप बोर्ड परीक्षा में लिख कर आएंगे अपने कॉपी में। तो सवाल लगाने का तरीका बताऊंगा और कैसे लिख कर आना है ये भी बताएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आप देख सकते हैं। इसमें जो खंड बा होगा, इसमें पहला सब दो दो नंबर के सवाल है और कह रहा है कि सभी खंड कीजिए, यानी इसमें 6 खंड है, 6 के 6 करना है। यानी पहला सवाल हमारा 12 नंबर का होगा। पहला सवाल ही में 6 खंड आएंगे और 6 के दो दो नंबर का होगा, टोटल कितना नंबर का? 12 नंबर का। पहले का लिखा है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1 है। यानी हमें ए का मान निकालना है, बी का निर्देशांक दे रखा है 1, 4 और ए बी जो है वो क्या है? वृत्त का केंद्र है। कितना है वृत्त का केंद्र? वृत्त का व्यास है। अच्छा, वृत्त का केंद्र जो है सेंटर दे रखा है, सेंटर हम लोग यहां वो से लिख लेंगे 2, -3। अब आप बताइए बाबू, ये हम इसका सोल्यूशन आप लोग को दे, तो जैसे मान लीजिए कोई वृत्त और व्यास मान लीजिए ए बी है, क्या है? ए बी, और इसका सेंटर आपको दे रखा है वो कितना है? 2, -3 और बी के निर्देशांक 1, 4 दे रखा है। हमें ये का निर्देशांक निकालना है, हम ये के मान लेंगे। बोलो। अच्छा, जो केंद्र होता है वो व्यास का मध्य बिंदु कहलाता है या सर्किल का भी मध्य बिंदु होता है जो सेंटर होता है? तो हम कहेंगे यहां मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट लगेगा आपका। अच्छा, मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है इसको देखते हैं। मिड पॉइंट होगा कि जो बीच वाला होगा 2, वो मुझे कब मिलेगा? जब इनको और इनको जोड़कर आधा कर देंगे, यानी h + 1/2, 2 दूनी 4 बराबर h + 1। हम 1 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी h बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ गया। ये तो पहली बात आ गई। यदि हम दूसरी पॉइंट कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो जो बीच वाला होगा -3 वो मुझे कब मिलेगा बाबू? जब इन दोनों के पीछे वालों को जोड़कर आधा कर देंगे तभी तो मिलेगा। अरे फॉर्मूला यही तो लिखवाए थे, h = x1 + x2 का आधा, k = y1 + y2 का आधा। ये फार्मूला आप लोग को पढ़ाया गया होगा, ठीक है। यहाँ k है और यहाँ क्या है? 4 है, तो -3 बराबर k + 4 का आधा, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 बराबर k + 4। अब 4 को इधर लाएंगे तो ये भी बेचारा माइनस में हो गया, तो इसमें k बराबर क्या आ गया? -10। इसका मतलब ये निकला बाबू कि जो एक के निर्देशांक होगा वो कितना होगा? 3, -10, ठीक है। तो ये का मान निकल कर आया 3, -10। ये आपका 2 नंबर का सवाल था। आया समझ में आपके? आगे आप लोग को समझो? ओके, चलिए इसको हटा रहे हैं, नोट हो जाएगा, लग जाएगा फिर। ओके, चलिए देखते हैं आगे। देखो, पहले का खा नंबर लिखा है, गुणनखंड विधि से 3x² - 2√6x + 2 = 0 के मूल की निकालना है। के मूल ज्ञात कीजिए, के मूल ज्ञात करो, ऐसा सवाल आपको दे रखा है। अच्छा, मूल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका हम सोल्यूशन कैसे देंगे एग्जाम में? देखिए, सबसे पहले एक बार इसको नोट कर लेंगे, 2√6x + 2 = 0।
अब अपना काम क्या होगा, इसका गुणनखंड करना, फैक्टर करना है। तो गुणनखंड के लिए इनको सबसे पहले इधर से गुणा कर लो, तो 3 दूनी 6, बिचवा में क्या है, प्लस है, जोड़ने पर 2√6 आए और गुणा करने पर 6। तो बाबू हम ऐसा कर दे कि √6x माइनस √6x प्लस 2 बराबर 0 लगा दे। बोलो, 1 और 1 2, माइनस 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 2 हो जाएगा कन्फर्म, माइनस माइनस प्लस, और √6 मिलकर 6, जबकि 3 दूनी 6 लाना था। पूरा मैटर क्लियर? ओके, आगे देखते हैं। अब देखो, इसको मैं √3 को 2 बार लिखूंगा, 3 को रूट में, किसी भी संख्या को 2 बार रूट में लिखा जा सकता है। 6 को मैं लिख दूंगा √2 गुणे √3 x, इसको मैं लिखूंगा √2 गुणे √3 x, और इस 2 को मैं लिखूंगा √2 गुणे √2 बराबर 0। दोनों में √3x मिल जाएगा कॉमन, बड़े प्यार से कॉमन ले लीजिए, तो बचा गया √3, x स्क्वायर से जब x गया तो x तो बचेगा ही, माइनस √2। दोनों में देखेंगे √2 कॉमन ले लेंगे, माइनस √2 जब कॉमन आएगा तो ये माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का चिन्ह क्या होता है बाबू, बदल जाता है, तो √2 तो बच ही जाएगा। अब यहाँ √3x माइनस √2, √3x माइनस √2, देखिए सेम चीजें हैं तो इनको कॉमन ले लेंगे, बचा क्या, √3x माइनस √2। अब ये दो चीजें गुणनखंड 0 है, तो या तो ये 0 होगा और या तो ये 0 होगा। एक बार हम इनको 0 करेंगे, फिलहाल दोनों सेम चीजें आएंगी, तो ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और √3 नीचे जाएगा तो √2 बटा √3। आप थोड़ा और इसके साथ सम्मान दे दीजिए इसको, तो ऐसा भी लिख सकते हो। फिर इसको, अच्छा मान लीजिए दोनों सेम है तब तो चलो ठीक है, मूल समान आ जाएंगे, यदि अलग होता तब ऐसा करते। एक बार फिर इसको दोबारा हम करते 0 के बराबर, ये प्लस था उधर जाएगा, सेम प्रोसेस अप्लाई होगा, x बराबर √2 अपान √3। थोड़ा और सम्मान दीजिए इनको, 2 अपान 3 ऐसा लिख सकते हो। आया समझ में? आ गया होगा, इजी है। ओके, नोट हो जाएगा, हो जाएगा, उतारना कुछ नहीं है तुम लोग को, बस इससे करो, देखो, और डिजिटल पढ़ाई करो, ना रफ की हो सकता ना पेन की हो सकता, आप लोग को पड़ेगी, ठीक है। जब घर वाले पूछेंगे क्या पढ़े, कुछ नहीं, बाद में वीडियो अपलोड होगा देख लेंगे, वही पढ़े, यही करोगे। चलिए पहले का गा नंबर सवाल देखिए, ये थोड़ा फिगर वगैरह दे रखा है, थोड़ा अच्छे से भौकाल बनाया है इसने अपना, जैसे आप लोग बना के आते हैं, ये BC और इसके पैरेलल एक रेखा है DE दे रखा है, ये इतना x है, ये x माइनस 2 है, और ये x प्लस 2 है, और ये क्या है, x माइनस 1 है, ठीक है। ये सारी डाटा दे रखी हैं, आपको पेपर में दिख रहा होगा कैसे दे रखा है। केवल मुझे एक डाटा की आवश्यकता है, कह रहा है जो BC है वो पैरेलल है DE के, ठीक है। एक्चुअली DF होगा, E दे रखा है अपने, ये हम कह सकते हैं D जो है वो BC के पैरेलल है। अब ये जो दोनों समांतर है, तो आपको एक त्रिभुज में पढ़ाया गया होगा था एक कॉन्सेप्ट, ये किसी त्रिभुज में ये BC हो और DF इसके समांतर रेखा हो DE, तो यहाँ थेल्स परमेय लगता है, क्या लगता है, थेल्स परमेय लगता है। कौन सा परमेय, थेल्स परमेय। और ये था क्या, AD बटा BD बराबर ये E बटा EC, ठीक, ये था। चाहो तो AD बटा AB था, ये E बटा AC था, ये सब बताया जा चुका है। हम वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे, थेल्स परमेय। क्या लगाएंगे, थेल्स परमेय। अब देखो यदि एग्जाम में मान लीजिए आपको ये नाम भूल गए कि कौन सा परमेय था, तो आप थेल्स को मार दीजिए गोली, केवल लिख दीजिए परमेय से, जो काफी चक्कर समझ जाएगा कि बच्चे ने परमेय तो याद था लेकिन कुछ गोलमाल नहीं आता, इसीलिए ऐसा कर दिया है। तो इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना, तो इतना माने AD बटा कितना है BD बराबर ये E बटा EC,
ऐसा कर दोगे। अब AD का मान कितना है x, BD का मान x माइनस 2, ये E का मान x प्लस 2 और EC का मान x माइनस 1 है। कुछ नहीं, केवल क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जब इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा एक बार ऐसे थोड़ा लिख दीजिए। अब देखेंगे x का अंदर करेंगे तो x का होगा तो x स्क्वायर और एक से कम x, एक में घटा एक में जुड़ा, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर बन गया, माइनस एक बराबर माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस से माइनस खत्म, एक्स का मान क्या निकल गया बाबू 4। क्या पूछ रखा था क्वेश्चन ने? तो मान ज्ञात करना था। अब किसका मान ज्ञात करना ये नहीं पूछा, लिखा है क्या मान ज्ञात। चलो ठीक है, मैंने एक्स का मान निकाल दिया, अब हम सबका मान निकाल सकते हैं। देखो कैसे, यदि एडी पूछे तो भैया एडी का मान एक्स है तो एक्स का मान 4 है। बीडी पूछे तो एक्स माइनस 2 है, यानी 4 माइनस 2 बोले तो 2 आ जाएगा। ये पूछे तो 4 प्लस 2 यानी 6 आ जाएगा। और इसी पूछे तो 4 में से 2 घटा दो 3 आ जाएगा। देखो यहाँ थोड़ा एक चीज आप लोग अच्छे से देखिए, ये 2 आ रहा है और ये 4, इसको डबल है, और यहाँ 3 आ रहा है, ये 6 है, इसका मतलब डबल है, यानी रेशियो क्या है सबका समान है। आया समझ में? क्लियर? नोट करोगे? ठीक, ओके, कोई बात नहीं। क्या हुआ, नहीं समझ आया? तो मैं आया नहीं समझ, फिर बिठा रहे इसको। चलिए पहले का घा नंबर देखते हैं। लिखा है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल। एक घड़ी है, यहाँ 12 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे। मिनट वाली सुई मान लेते हैं यहाँ है, ये मिनट वाली सुई है, कितनी है? इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं 5 मिनट, मतलब यहां से यहां तक आने में जो क्षेत्रफल फाइंड आउट करेगा वो निकालना है, ये निकालना है, ये 5 मिनट में। अब हमें ये पता होना चाहिए कि मिनट वाली सुई द्वारा 5 मिनट में बना क्षेत्रफल कितना होता है। तो लिख देंगे मिनट वाली सुई 5 मिनट में 30 अंश का कोण बनाएगी। कितने अंश का कोण बनाती है? 30 अंश का कोण बनाएगी या बनाती है। कैसे समझो, पूरा कोण कितना होगा? 360 अंश का। और मिनट वाली सुई एक चक्कर पूरा करने में कितना मिनट चलेगी? नहीं समझाया? मिनट वाली सुई एक चक्कर में पूरा करने में कितना मिनट चलेगी? 60 सेकंड चलेगी, सॉरी 60 मिनट चलेगी। 60 से भाग कर दो 6 अंश, यानी प्रत्येक 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी? 6 अंश का बनाएगी। तो भैया 5 मिनट में कितने बनेगी? 6 पंचे 30 का बनाएगी, नहीं बनाएगी? इसका मतलब ये जो थीटा है ये कितना आ गया? 30 अंश। त्रिज्या r है 14 सेंटीमीटर। अब हमें इसका एरिया यानी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या निकालेंगे? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, या मिनट वाली सुई, अथवा लिखेंगे मिनट वाली सुई द्वारा 5 मिनट में बना क्षेत्रफल क्या होगा? थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। यही तो होता है त्रिज्य खंड के लिए। थीटा का मान 30 अंश, 360 पाई ऐसे रहने दो, आर का मान 14 दो बार लिख दो। अरे तो पाई कह रहे हो, पाई का मान 22/7 रख दो। 3 से 12 3 36, 1/12 गुणे 7 दूनी 14, 2 गुणे 2 गुणे 14। इधर दिखा रहा हूँ कैसे आ जाएगा। ठीक है, 1 मिनट इसको रुक जाओ, फोन आ रहा है।
चलिए बच्चों आगे देखते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा देखिए। उधर बोल दो, गाना बंद कर दो उधर जाके, जब बंद कर गाना। देखिए ये 1/12 गुणे 22 गुणे 2 गुणे 14 है। आप देखो 2 छक्के 12, 11 दूना 22, 3 दूनी 6, 11 गुणे 14/3। अब इसको हम 3 से काट देंगे, 4 तिहाई 12, उसके बाद 2 बचेगा 20 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 3 छक 18, फिर 3 छक 18 समथिंग, 11 गुणे 4.66। अब गुणा कर दीजिए, 11 छक्के 66 के 6 आता है, 6 11 छक्का 66 और 6 66 और 6 कितना हो जाएगा 72 के 2 आता है 7 और 11 छक्के 44 और 7 51, 2 के बाद दशमलव लगा दो। इतना वर्ग सेंटीमीटर का एरिया फाइंड आउट होगा। 51.26 वर्ग सेंटीमीटर का एरिया निकलेगा। ये आपको यहाँ ये मालूम होना चाहिए कि 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल सॉरी कितना कोण बनाएगी। यदि वो पता हो जाएगा तो सारा काम हो जाएगा। इसके लिए मैंने आपको बता दिया कि 360 को 60 से भाग कर देंगे, 1 मिनट में 6 अंश, तो 5 मिनट में 6 पंचे 30 अंश बनेगा। ठीक है, ओके। आगे देखिए, अब जो अगला सवाल है अंगा नंबर, उसमें कुछ सवाल ही बेकार है, लिख रखा है जांच कीजिए कि क्या द्विघात समीकरण है। इतना लिखने के बाद समीकरण लिखना भूल गया है। ठीक है, अब आप बताइए इसमें कैसे हम जांच कर ले। ठीक है, अब कैसे इसका हम अल्ट्रासाउंड करें, कैसे इसका जांच करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जांच करवाने तो चला आया लेकिन क्वेश्चन नहीं दिया, पगला अजीब सवाल है। चलो छोड़ते हैं उसको, जांच करते रहिए, उसका जांच भी ऐसे होगा। 4 नंबर देखते हैं, लिखा यक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए। ये तो तीनों एक दूसरे के सररेख हैं। ये आ गया सररेख वाला सवाल। ठीक है, जो कि सररेख का कॉन्सेप्ट आप लोग को हम झोरा भर भर के बताए हैं। चलिए देखते हैं कैसे लेगा। 2 नंबर का सवाल है, पहले का चार दे रखा है यक्स कामा वाई 1,2 7,0। ये 3 पॉइंट है और तीनों एक ही रेखा में है, ए बी सी। सररेख का मतलब एक ही रेखा में हूं। इसके मैंने इतने तरीके बताए हैं आप लोग को कि पहली बात तो आप चाहो प्रवणता से लगा सकते हो, स्लोप से, इनकी प्रवणता बराबर इनकी प्रवणता। दूसरा तरीका 3 बिंदुओं से जाने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। ऐसे कोई रेखा होगा क्षेत्रफल को 0 कर देंगे, वहां से हमें क्या मिल जाएगा, एक्स और वाई में रिलेशन मिल जाएगा। लेकिन सबसे आसान तरीका लगाएंगे हम प्रवणता। तो प्रवणता निकलता कैसे है, क्योंकि हाई स्कूल वाले में कुछ लोग हो सकता है ना पढ़ाया गया हो प्रवणता स्लोप। ये 2 बिंदु ए और बी है, x1 कामा y1 हो, x2 कामा y2। तो इस रेखा की जो प्रवणता होती है जिसको हम लोग स्लोप बोलते हैं, ढलान भी बोलते हैं। ठीक है, यम बराबर होता है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। ये प्रवणता होता है। हम लोग सीधा सररेख वाले में यही तरीका लगाएंगे। एक तरीका और होता है, यदि आपको ये पता हो कि 2 बिंदुओं से जाने वाले रेखा का समीकरण क्या होगा, वो मिल जाए तो समीकरणों में ये संतुष्ट कर दीजिए, तब भी आपको रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन चलिए ज्यादा मत देखिए, हिसाब से काम कीजिए। तो स्लोप ऑफ ए बी बराबर है स्लोप ऑफ बी सी, मतलब इनके बीच की प्रवणता क्या होगी, बराबर। क्यों? क्योंकि यदि कोई सिंगल रेखा है तो उनकी प्रवणताएं बराबर होती हैं, ढलान बराबर होता है। 2 रेखाएं समांतर हैं तब भी उनका ढलान यानी प्रवणता बराबर होगा, लेकिन जब लंब होगा तो दोनों के प्रवणताओं गुणनफल -1 होगा। क्या होता है, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। इधर हम इसको 3 मान लेंगे तो y3 माइनस y2 हो जाएगा, और क्या, x3 माइनस x2। अब इसको हम x1 y1, x2 y2 और ये x3 y3 मान लेंगे। अब y2 का मान 2, y1 का मान y बटा 2 माइनस y बटा 1 माइनस x बराबर 0 माइनस 2, क्योंकि y3 का मान 0 है,
बटा 7 माइनस 1। अब यहाँ 2 माइनस वाई ऐसे रखो, 1 माइनस ऐसे रखने दो, यहाँ -2 बचेगा और यहाँ 6 बचेगा, काट दीजिए तो -1/3 आ जाएगा, यानी 2 माइनस वाई बटा 1 माइनस एक्स बराबर -1/3। यहाँ क्या तरीका बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 को 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 को y से करेंगे तो 3y हो जाएगा, बराबर -1 होगा तो -1 और +1। अब आप y को उधर ले जाइए, क्योंकि y माइनस में उधर जाने से प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा क्या 6, 1 को इधर आएंगे तो +6 + 1 = ये प्लस हो जाएगा 3y + x, यानी x + 3y बराबर 7 आ जाएगा। ठीक है, ये रिलेशन आ जाएगा x और y में, x + 3y बराबर क्या आएगा 7। ये सबसे बेस्ट तरीका है बाबू प्रवणता वाला, सबसे आसान तरीका, अच्छे से लगेगा और समझ में भी आएगा आपको, ये आप लगा सकते हैं एग्जाम में, कोई नो डाउट। क्लियर, आ गया समझ में। चलिए, पहले में 6 सवाल 6 खंड थे, लेकिन किस्मत देखो, एक जो अंगा वाला था 5वां, वो नहीं दे रखा है, क्योंकि उसने कहा है जांच कीजिए, लेकिन जांच करने के लिए हमें कुछ दिया नहीं, किसका जांच करना है, तो हम लोग किसका जांच करेंगे। तो ये तो खत्म हुआ। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ, टाइम है भी, चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं, आया समझे, नोट कीजिए, ओके। दो में 4-4 नंबर के सवाल हैं, यहां दूसरे में जितने सवाल आएंगे सब 4-4 मार्क के आएंगे, 4-4 नंबर के आएंगे। और कह रहा है कहीं 5 खंडों को कीजिए, यानी 6 खंड दे रखा है, 5 खंड को करना है। ठीक है, एक आपको डिस्काउंट में दे रखा है, दूसरे का देखते हैं। अब आपको क्वेश्चन साइड में दिखेगा, लिखा है किसी मीनार के आधार से ये और बी दूरी पर एक ही रेखा में स्थित 2 बिंदुओं P और Q से देखने पर मीनार के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण कोटि पूरक है। समझिए, एक मीनार है और मीनार किसी धरातल तल पर खड़ा होगा, 2 पॉइंट है P और Q। कह रहा है मीनार के आधार से ये और बी दूरी पर, ये यहां से यहां तक की दूरी ये है, तो बिंदु P, तो इसका नाम भी चेंज करना पड़ेगा, ये P होगा और ये Q होगा। देखने पर ये और बी दूरी, यानी यहां से यहां तक की दूरी ये है और यहां से यहां तक की दूरी B है। कह रहा है यहां से इसके जब हम शीर्ष को देखते हैं तो जो कोण मिलता है वो एक दूसरे कोटि पूरक है। क्या है? कोटि पूरक। तो हमें ये निकालना है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी। बाबू ये तो कोटि पूरक है, तो हम मान लेंगे कि जो पहला कोण है वो क्या है, थीटा, तो दूसरे का क्या होगा, 90 - थीटा। आया समझ में कैसे? क्यों? क्योंकि किसी भी कोटि पूरक वो होते हैं, वह 2 कोण जिनका योग 90 अंश होता है, वो एक दूसरे के कोटि पूरक कहलाते हैं। तो एक थीटा होगा, दूसरा 90 - थीटा होगा, तभी तो दोनों जोड़ने पर 90 आएगा। देखो जोड़ो, थीटा से थीटा मर जाएगा तो 90 तो आएगा। ओके, पी क्यू, इसको ये और भी मान लो, मान लेंगे माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, HM नहीं h मीटर है। ठीक है, अब हम दोनों त्रिभुज ले लेंगे और काम करेंगे अपना जो भी करना है। अब एक बार त्रिभुज P, ये B से, ये h है, यहां से यहां तक का कितना है, h मीटर माना गया है, तो ये समकोण त्रिभुज बनेगा। तो क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज PA B से। अच्छा, ये tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। अब जो कोण है वो थीटा के है, थीटा ही रहेगा, लंब का मान क्या होगा, h, और आधार यहां से यहां तक क्या है बाबू, ये। समीकरण 1 बना लो। ठीक, ओके बात। फिर एक समकोण, अब हम एक समकोण लेंगे P Q ये B से, तो समकोण त्रिभुज Q ये B से। फिर लेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। अब tan थीटा, बाबू यहां थीटा का मान कितना है, 90 - थीटा है, लंब का मान वही रहेगा h, लेकिन जो आधार होगा यहां से यहां तक लिया जाएगा, तो यहां से यहां तक कितना है, b है, b रख देंगे। अच्छा, tan 90 - थीटा क्या होता है, cot थीटा, आपको बताया गया होगा।
एच अपान बी, समीकरण 2 बनाएंगे। अब देखो समीकरण 1 और 2 को गुणा कर दो, समीकरण 1 गुणे 2 से, तो इस साइड वाला इससे गुणा कर दो भैया, टेन थीटा को कॉट थीटा से गुणा कर दो और दूसर का पक्ष दूसर से कर दो, एच अपान ये और गुणे एच अपान वी। अच्छा तो हम कॉट को लिखना है तो 1/10 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, 1/10 थीटा, एच स्क्वायर अपान ए बी हो जाएगा। 10 से 10 कट गया, कितना आ गया 1 बराबर एच स्क्वायर अपान ए बी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो एच स्क्वायर बराबर ए बी, तो एच बराबर अंडर रूट ए बी। तो जो ऊंचाई आ गई मीनार की वो कितनी आ गई, ए बी आ गई, कितनी आ गई ए बी। तो क्या लिखेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई एच बराबर अंडर रूट ए बी मीटर। ये हमें प्रूव करना था, सिद्ध करना था, और ये प्रूव हो गया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, आया समझ में? ओके चलिए आगे देखते हैं। दूसरे का जो ख नंबर सवाल है, ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हो। अभी आप लोग को मैंने स्पर्शी नहीं पढ़ाया है, ठीक है, तो इस सवाल को अभी हम छोड़ रहे हैं, बाद में इसको पढ़ा देंगे। ठीक है, गा नंबर देखिए, इसको मिटा रहे हैं। गा नंबर देखेंगे क्या है, खा को भी पढ़ाया नहीं गया है इसीलिए आप लोग को नहीं बताएंगे। ठीक है, जब बता देंगे क्लास में तब फिर। लिखा है लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। एक खंभा है और ये कितना है 6 मीटर, और जो भूमि पर इसकी जो छाया पड़ रही है वो कितनी है, इसकी जो शैडो है वो 4 मीटर की आ रही है। ठीक, जबकि उसी समय मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई निकालना है। हम यहां मान लेंगे एक मीनार है इस साइड में, या इधर ही मान लेंगे एक, ये तो खंभे वाली बात होगी स्तंभ की। अब हम इसी समय यानी एक मीनार है और इसकी छाया कितनी है 28 मीटर, ये कितनी बराबर है 28 मीटर। हमें ये निकालना है कि ये कितना होगा, हम इसको एच मान लेंगे, नाम डाल दिए ए बी सी पी क्यू आर। दोबारा समझिए, एक ही समय एक खंभा है, मान लीजिए यहाँ सूर्य है तो यहाँ का इसका जो शैडो है वो 4 मीटर है और जो मीनार है उसका शैडो 28 मीटर आ रहा है। तो ये एक ही समय पर आ रहा है, तो मतलब क्या हुआ कि दोनों के कोण क्या होंगे, समान होंगे। बोलो, इसका मतलब ये हुआ। और ये कोण ऑलरेडी 90 डिग्री बनेगा ही, क्योंकि शैडो लंबवत ही बनेगा इसका। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। ऐसे त्रिभुज को हम समरूप त्रिभुज भी कह सकते हैं ना। और समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात क्या होता है, सेम होता है, संगत भुजाओं का अनुपात समान बराबर होता है। तो हम क्या लिख देंगे, त्रिभुज ए बी सी मान लेंगे पहले, माना मीनार की ऊंचाई बराबर एच मीटर। अब देखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है, ये समरूप का चिन्ह है त्रिभुज पी क्यू आर क्यू। ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात सेम होगा। यदि ये कोण अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, यदि इसको हम बीटा मान लें तो ये भी बीटा होगा। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री ऑलरेडी है। अब अल्फा के सामने इसका क्या है बी सी, तो दूसरे के, अच्छा बीटा के सामने क्या है ए बी, तो इसमें अल्फा के सामने क्या है क्यू आर, बीटा के सामने क्या है पी क्यू। बीसी का मान कितना है एच, ए बी का मान 28, क्यू आर का मान 6 और इसका मान 4। देखो 7 चौक 28, कहीं से क्रॉस मल्टीप्लाई 7 छंग 42, एच बराबर 42 मीटर। कितना आएगा 42 मीटर, यानी जो मीनार की ऊंचाई है वो क्या होगी 42। तो क्या लिखेंगे, अतः
मीनार की ऊंचाई बराबर 42 मीटर, 42 मीटर आ जाएगी। आ गया समझ में? चलिए और देखते हैं। चलिए बाकी के सवाल हम कल कराते हैं, आज टाइम भी हो गया ओवर और वीडियो लंबी हो जाएगी। बाकी इसके आगे वाले अगले पार्ट में मिलेगा आपको। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नोट कर लीजिए, और समझ में आया होगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई दबाव कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हेलो बच्चों, चलिए ये हम दूसरे का जो खा नंबर सवाल छूट गया था इसको बता दे रहा हूँ। लिखा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हों। ठीक है, अब इसको करने के लिए करेंगे क्या, पहले इसको समझिए। देखो, एक वृत्त है और मुझे कह रहा है कि इसके सेंटर पर यहाँ से कुछ दूरी पर एक पॉइंट है और यहाँ से हमें दो टेंजेंट यानी दो स्पर्शियाँ खींचना है जो कि दोनों कितने अंश के कोण पर हों, 60 अंश के। कितने अंश पर होंगी, 60 अंश के। अब जब पूरा 60 अंश होगा तो ये 30 होगा आधा। अब यहाँ से एक कोण बना लेंगे, वो ये पी बी, तो ये ऐसा कर दें तो ये इतना कोण कितना होगा, 30 अंश का होगा। अब जब ये 30 अंश का होगा तो आप गौर से देखेंगे तो ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि किसी वृत्त की त्रिज्या उसके स्पर्शी पर 90 अंश की होती है, तो क्या बनेगा, एक 90 अंश का कोण बनेगा। अब ये 4 है, अब हमें ये निकालना है कि यहाँ से हम कितनी दूरी पर एक पॉइंट को रखें। हमें दूरी मिल जाए तो हम यदि उस दूरी के बिंदु से बना देंगे स्पर्शी तो वो जाहिर 60 अंश पर बन जाएगी। तो यदि ये 4 है, ये 30 अंश है, ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है और ये कितना है, 30 है, तो हम ये समकोण त्रिभुज में कोण के सामने वाला तो कर्ण कहलाता है, लेकिन ये 90 अंश के सामने वाला कर्ण कहलाएगा और 30 के सामने वाला लंब कहलाएगा, नहीं लंब दे रखा है। लंब और कर्ण में संबंध कौन बताता है, साइन बताता है। तो त्रिभुज ये वो P में साइन 30 अंश बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब इतना है 4 और बटा कर्ण मुझे निकालना है। साइन 30 अंश का मान 1/2, 4 बटा के, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो के बराबर 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये निकला कि वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचिए और उस रेखा के दूसरे शीर्ष, एक शीर्ष पर वृत्त हो और दूसरे सेंटर से, दूसरे बिंदु से क्या हो, स्पर्शी खींच दीजिए, तो अपने आप 60 अंश के कोण पर बन जाएगी। ये आपको एग्जाम में ये दिखाने के लिए नहीं करना, ये आपको एज अ रफली कर लेना है। अब हम इसका खींचेंगे। अब हमें ये पता है कि केंद्र से 60 अंश के मतलब 8 सेंटीमीटर की दूरी पर वृत्त खींचेंगे। तो चलिए देखते हैं दूसरे का खा नंबर जो कि 4 नंबर का आया रचना है। कह रहा है कि त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या r बराबर 4 सेंटीमीटर। अच्छा, केंद्र से दूरी कितनी है, केंद्र से बिंदु की दूरी d इसको मान लेंगे 8 सेंटीमीटर। कैसे निकला, अभी मैंने ऊपर आपको निकाल कर दिखाना कि कैसे निकलेगा ये। तो सबसे पहले हम 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लें। क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। तो ये 8 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 0 तक, ये 8 सेंटीमीटर की एक रेखा हो गई। अब कह रहा है कि यहाँ हमें एक सेंटर ड्रा करना है, यानी इसको हम वो मान लेंगे, इसको P मान लेंगे। अब ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, कितना सेंटीमीटर का त्रिज्या, 4 सेंटीमीटर का। तो हम जो ये प्रकार है इसमें क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर की दूरी का चाप भरेंगे। कैसे चाप भरते हैं, देखो इसको हम 0 पर पुट कर देंगे, एक सिरा को रखेंगे, दूसरे को उठा के 4 पे ले जाएंगे। अब जब ये 4 पर आ जाएगा तो 4 सेंटीमीटर का बन जाएगा। अब यहाँ से रखकर एक हम वृत्त ड्रा कर लेंगे, एक वृत्त खींच लेंगे। ठीक है, ये वृत्त बन गया। अब इस बिंदु से इस वृत्त पर दो स्पर्शियां खींचनी है। तब किसी वृत्त पर यदि स्पर्शी खींचनी है तो जो रेखा हो उसका अर्धक करते हैं। तो रेखे का अर्धक कैसे करते हैं, ये आपको मैंने बता रखा है कि आधे से ज़्यादा दूरी का एक चाप भरते हैं और ऊपर एक चाप लगाएंगे और नीचे एक लगाएंगे, फिर इस सिरे पर रखेंगे, ऊपर एक लगाएंगे, नीचे एक लगाएंगे और दोनों को मिला देंगे।
दोनों को मिलाएंगे तो जो कटान बिंदु होगा वो क्या कहलाएगा, केंद्र कहलाएगा। कटान बिंदु क्या कहलाएगा, केंद्र कहलाएगा। और उसको हम त्रिज्या केंद्र मानते हुए यहां तक एक वृत्त बनाएंगे और उस वृत्त को खींच देंगे। ठीक, ये वृत्त बन गया। अब हमें स्पर्शी खींचने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा हम रेड पेन का यूज करेंगे कि आपको थोड़ा कन्फर्मली दिखाई पड़े। जो इसका ये कटार बिंदु है ना, ये वाला, इसको हम इसी पॉइंट से मिला देंगे, यहां से इससे मिलाएंगे। ये मिला दिए। और ये वाला वृत्त इसको कहाँ काटा, यहां पर कटा ना, जिसको ये और ये डैश नाम दे देंगे। और इसको इस पॉइंट से हम यहां मिला देंगे स्केल की सहायता से मिला देंगे। तो ये दो स्पर्श रेखाएं होंगी जिनका नाम ओपी सॉरी पीए व पीए डैश है। अब ये ज्ञात करना है कि क्या दोनों के बीच का कोण कितना है। अब हमें कैसे मालूम चला, ये हम इसका सेंटर ड्रा कर लें, ये अली रेखा खींच दे, लेकिन कोई मतलब नहीं है इसका खींचने का। चाहो तो ये त्रिज्या खींच लो, ये भी त्रिज्या, लेकिन ये नहीं खींचना है मुझे, बस केवल इतना ही करना था। और जहां तक ये सवाल 4 नंबर का दे रखा है, इसमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। मैंने एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का सबसे पहले वृत्त खींचा। ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींची जो 60 अंश के कोण पर। अब हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये दोनों रेखाएं 60 अंश के कोण पर हैं। तो इसको करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ पर हम इस चांदे का प्रयोग करेंगे और देखेंगे कि एक कोण ऊपर वाला 30 अंश का है, ऊपर वाला 30 अंश का है तो नीचे वाला भी 30 अंश का होगा। ठीक है, अब इसको हम चाहे तो चेक कर सकते हैं कि 30 अंश का होगा या नहीं होगा। इसको हमें ऐसे उठा के यहाँ पुट करना पड़ेगा और देखेंगे कि ये बिल्कुल करेक्ट 30 अंश पर, ये देखिए यहाँ पर 30 अंश पर बिल्कुल ये रेखा जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों रेखा स्पर्शियों के बीच का जो कोण है वो कितना है, 60 अंश है। ठीक है, और हमें यही निकालना था। तो अच्छा, यदि इसके रचना पद भी लिखने हो तो क्या करेंगे, रचना पद में हम लिखेंगे कि सर्वप्रथम एक 8 सेंटीमीटर की रेखा खींचिए। अब 8 सेंटीमीटर रेखा कहाँ से मिलेगी, इस तरह से एक समकोण त्रिभुज बना के निकालना पड़ेगा। तो ऐसा रचना आ जाएगा, ऐसा कंस्ट्रक्शन आएगा, तो मुझे ये करना हर हाल में पड़ेगा। लेकिन ये आपको शो करने की आवश्यकता नहीं है। केंद्र से स्पर्शी बिंदु की दूरी, यानी जिस बिंदु से स्पर्शी खींचना है उसकी दूरी हम निकाल लेंगे 8 सेंटीमीटर। अब वो 8 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक के 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचा। मान लीजिए आ जाए कि कंस्ट्रक्शन भी लिखिए, यानी रचना पद भी लिखिए, और ऐसे आते हैं तो हम लिखेंगे सर्वप्रथम 8 सेंटीमीटर दूरी की 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचा। उसके एक शीर्ष पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। फिर उस रेखा का अर्धक किया, अर्धक के मध्य बिंदु को केंद्र मानते हुए एक त्रिज्या खींचा, एक वृत्त खींचा। वो दोनों वृत्तों के कटान बिंदु ये और ये डैश को बिंदु P से मिलाया। इस प्रकार दो ऐसी स्पर्शियों की रचना हुई जिनके बीच का कोण 60 अंश है। ठीक है, ये हम रचना पद लिखेंगे और इस तरह से जाके बनेगा। ठीक है बाबू, आगे समझ में आप लोग के देख सकते हो पूरा।